संसाधन विभाग एसोसिएशन भवन के भूमिगत परिसर में स्थित था। एक कर्मचारी के साथ वो लिफ्ट को निचली मंजिलों तक ले गए। जब समूह लिफ्ट से बाहर निकल गया तो उन्होंने एक बार में दो दिशाएं देखीं। बाईं ओर एक शॉपिंग सेंटर और दाईं ओर बिक्री के लिए एक जगह। चूंकि उनकी यात्रा का उद्देश्य चीज़ों को बेचना था, इसलिए उन्होंने सही रास्ता चुना। विभाग का क्षेत्र विशाल था, लेकिन अन्य ग्राहकों की कमी के कारण ये खाली था। केवल एक कर्मचारी सामने की मेज पर बैठा था। प्रतीत होता है कि विचार में खोया हुआ था। हालांकि जब उन्होंने आगंतुकों को देखा तो वो अचानक उठे और अपनी सीट से उठ गए। ग्राहक? उन्होंने कर्मचारी से पूछा और उसने सकारात्मक में सिर हिलाया। रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से नंबर डायल किया और जल्द ही कई लोगों ने उनसे संपर्क किया। ये मूल्यांकन करता है, कर्मचारी ने उन्हें पेश किया, जिससे तीनों को पूर्व तैयार तालिकाओं की ओर ले जाया गया, जिन पर मूल्यांकन के लिए संसाधन और सामग्री रखी जा सकती है। दंपति पहले से ही इस तरह के विकास के लिए तैयार थे और एरेबेल बिना किसी हिचकिचाहट के अपने छोटे पर्स से उस बैग को निकाल लिया जो उन्होंने दूसरी दुनिया में खरीदा था, जिसमें विस्तार जादू था। बैग खोलते हुए एरेबेल इससे संसाधनों को बाहर निकालने का नाटक करते हुए कई संसाधनों और कांसे और रजत रैंक से संबंधित जानवरों के अवशेषों को एक साथ बाहर निकाला। दंपति के लिए ये सामग्री इतनी मूल्यवान नहीं थी, सिस्टम को बेचने की उनकी लागत को देखते हुए। हालांकि एसोसिएशन के कर्मचारियों ने विस्मय में देखा कि कैसे युवा लड़की ने एक एक करके अज्ञात जानवरों से उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन निकाले। उन्होंने तुरंत इन अवशेषों से आने वाली एक अजीब ऊर्जा को महसूस किया। ये पागलपन की ऊर्जा थी। दंपति के स्वामित्व में लगभग सभी संसाधन और सामग्री इस ऊर्जा से भरी हुई थी, क्योंकि सभी जानवर डोपलगैंगर वन में मारे गए थे। कर्मचारी, जिन्होंने पहले कभी ऐसी ऊर्जा और ऐसे जानवरों से डील नहीं किया था, सामग्री का ठीक से मूल्यांकन नहीं कर सके। उन्हें अधिक अनुभवी सहयोगियों और यहाँ तक कि उन लोगों से मदद लेने के लिए मजबूर किया गया था जो रैंक में उनसे ऊपर थे। इस वजह से कुछ समय के लिए बिक्री प्रक्रिया में देरी हो गई। चूंकि जानवर नए थे और बड़ी संख्या में एक नई तरह की ऊर्जा को विकीर्ण किया गया था, इसलिए उनकी लागत हमेशा की तुलना में लगभग दोगुनी थी। अंत में दंपति अच्छा पैसा बनाने में कामयाब रहे। ईदान और एरेबेल को अभी तक किसी भी योगदान अंक की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ क्रेडिट में बदल दिया। वे अचानक गरीब लोगों से अमीर लोगों में बदल गए। अब वे जो कुछ भी चाहते थे वो वहन कर सकते थे। अर्जित ऋण उनके लिए निकट भविष्य में उस तरह से जीने के लिए पर्याप्त होगा जैसा वे चाहते हैं, जब तक कि निश्चित रूप से वे परिवहन या घर जैसी महंगी खरीदारी नहीं करते हैं। दंपति को एस्मा की बचत का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी और उन्हें एक और दिन के लिए छोड़ दिया। अपने सभी व्यवसाय को पूरा करने के बाद और जागृत एसोसिएशन छोड़ने के लिए पहली मंजिल तक जाने के बाद तीनों एक कर्मचारी के साथ अचानक अजनबियों की भीड़ से सामना किया, जिनमें से कई जागृत थे। लोगों ने उन्हें देखा और उनका रास्ता रोक दिया। ईदान, एरेबेल और एस्मा भ्रमित थे। क्या आप थंडर गिल्ड में शामिल होना चाहेंगे? युवक ने पूछा, उन्हें अपना बिजनेस कार्ड सौंपते हुए। दूसरों ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया। ये पता चला कि ये सभी लोग और जागृत लोग विभिन्न गिल्ड्स के प्रतिनिधि थे, जो नए प्राकृतिक जागृत लोगों के बारे में जानने के बाद उन्हें अपने रैंकों में भर्ती करने की कोशिश करने के लिए यहाँ आए थे। एक एक करके प्रतिनिधियों ने उन्हें अपने बिजनेस कार्ड की पेशकश की और तीनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया। उन सभी ने बाद में इसके बारे में सोचने और अपने फैसले की रिपोर्ट करने का वादा किया। केवल 10 मिनट बाद वे भीड़ के माध्यम से निचोड़कर इमारत छोड़ने में सक्षम हुए। हालांकि इस बार उनके पीछे और भी कई अधिक लगातार प्रतिनिधि रहे। उस समय उन्हें अपने पीछे करने वालों से बचने के लिए अपनी जागृत क्षमताओं का उपयोग करना पड़ा। पीछा से अलग होने और फिर से गलियों में छिपने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। उन सभी ने यहाँ तक कि एस्मा, सिएरा और उनके कौशल को भेष और व्याकुलता में याद करना शुरू कर दिया। उनकी सांस पकड़ने और ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई और उनका पीछा नहीं कर रहा है, उन्होंने देखा कि आकाश पहले ही अंधेरा होना लगा है। उन्हें एहसास हुआ कि शाम जल्दी आ रही है और उन्हें न केवल खरीदारी करने की ज़रूरत है, बल्कि रहने की जगह ढूंढने की भी ज़रूरत है। बिना देरी किए तीनों व्यापार के लिए नीचे उतर गए। मैं अब इसके लिए साइन अप नहीं कर रहा हूँ। दिन के अंत तक ईदान उड़ गया, होटल के कमरों में से एक में जो उन्होंने किराए पर लिया था।
अगले कमरे में एरेबेल और एस्मा खुशी से उन कपड़ों और जूतों पर कोशिश कर रहे थे जो उन्होंने अभी खरीदे थे। विशेष रूप से एस्मा, जो पहली बार इस दुनिया के फैशन के संपर्क में आई थी, इस प्रक्रिया में बहुत आश्चर्यचकित और अवशोषित थीं। हालांकि सामग्री की गुणवत्ता वांछित होने से बहुत कुछ छोड़ती है, विकल्पों की विविधता ने उसे भी आश्चर्यचकित कर दिया। ईदान ने अपनी सांस को थोड़ा और एक बार फिर से खरीदारी के लिए महिलाओं के उत्साह को कोसते हुए अंत में उनके द्वारा खरीदे गए नए स्मार्टफोन और स्टोरेज से एक नया फ़ोन नंबर निकाला। वो समझ नहीं पा रहा है कि लड़कियां अभी तक ये सबसे थकी क्यों नहीं हैं। खरीदारी करते समय वे उनकी राय पूछती रहती थी और यहाँ तक कि यदि वे कहती थी कि कुछ गलत है तो वे खरीदने से मना नहीं करती थी। ईदान सोचने लगा कि यदि लड़कियां उनकी राय नहीं सुनती है तो वे उनसे बिल्कुल क्यों पूछ रही हैं। स्टोरेज के लिए यदि नहीं होता तो ईदान चीज़ों के ढेर में डूब सकता था जो लड़कियों ने खरीदी थी। बहुत सारे ऋण थे और उन्होंने वो सब लिया जिसने उनकी आंख पकड़ी, बिना ज़रूरत के बारे में सोचे। उन्होंने ये सोचने का निर्णय किया कि उन्हें वास्तव में बाद में क्या चाहिए। ईदान कपड़े, जूते और निश्चित रूप से अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीदने में सफल रहा। उनमें से प्रत्येक ने अपने स्वाद के अनुसार चुना। ईदान वास्तव में फैशन और नवीनता का पालन नहीं करता था, तो उसने एक स्टोर के सलाहकार की सलाह पर एक स्मार्टफोन खरीदा। लेकिन लड़कियों ने कुछ खरीदने का निर्णय किया जो उनकी राय में सुंदर लगता था। ईदान ने बस अपने कंधे उचका दिए। एस्मा ने अपने समुद्र हरे रंग के मुताबिक एक स्मार्टफोन चुना और जब उसे मिला तो वो एक मूर्ख की तरह मुस्कुराई जब उसे पता चला कि इन स्मार्टफोन में कोको की तरह तस्वीरें लेने का एक प्रकार्य है। जल्दी से अपने स्मार्टफोन को अनपैक करके और चालू करके ईदान ने याद करना शुरू कर दिया कि वो आमतौर पर किन एप्लीकेशंस का उपयोग करते थे और उन्हें डाउनलोड करना शुरू कर दिया। नेटवर्क क्रम में था, वेब गति भी अच्छी थी और जल्द ही उसने अपना सारा काम पूरा कर लिया और कई महीनों में पहली बार प्रासंगिक समाचारों की तलाश में समाचार साइटों पर ब्राउज करना शुरू कर दिया। और पहली चीज़ जो वास्तव में उसकी आंख में पड़ी वो ये था कि आयरीन फीनी की नायिका और अरसलान मॉर्गन के हीरो का प्रकरण चल रहा है। हैं? ईदान ने अविश्वास से अखबार का शीर्षक पढ़ा। अरे अरे अरे, ये सच नहीं है ना? ईदान ने खुद से पूछा जब वो लेख का शीर्षक बार बार पढ़ रहा था। कुछ सेकंड के बाद जब उन्हें यकीन हो गया कि ये उनकी कल्पना मात्र नहीं है तो उन्होंने अंततः लिंक पर क्लिक कर दिया। जितना ज़्यादा वो पढ़ता गया उतना ही उसकी भौंई तन गईं। लेख ज़्यादातर लेखक की अपनी धारणाओं पर आधारित था। आयरीन और अरसलान को साथ दिखे जाने का मतलब ये नहीं था कि उनका कोई अफेयर चल रहा था। हालांकि लेखक ने कई अनुमान लगाए थे जो सबूतों से समर्थित नहीं थे। ये पीले प्रेस की तरह था। उसकी बहन जो अमीर और शक्तिशाली परिवारों से लगभग नफरत करती थी, ऐसे परिवार के वंशज के साथ डेटिंग शुरू करना कैसे शुरू कर सकती थी? ईदान ने बस अपना सिर हिलाया, सोचते हुए कि यहाँ जो कुछ भी लिखा गया है वो सब बकवास है। फिर मैंने आगे अन्य समाचार पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो वेब पर सर्फिंग करता गया उसे आयरीन और अरसलान के रिश्ते के बारे में अन्य लेख मिलते गए, जिससे वो थोड़ा घबरा गया। ईदान अच्छी तरह से समझ गया था कि आग के बिना धुआं नहीं उठता। शायद ये दोनों सचमुच डेटिंग कर रहे हैं। ये विचार ईदान के मन में लगभग एक जैसे लेखों की एक श्रृंखला के बाद आया जिनकी प्रकाशन तिथि अलग अलग थी तथा एक ही समय पर नहीं थी। अरे अरे अरे! मानसिक संपर्क के माध्यम से ईदान ने अरबिल को बुलाया। हाँ, यहीं। और क्या? अरबिल ने जल्दी से जवाब दिया। तुम मेरे कमरे में आ सकते हो, वहाँ कुछ बात करनी है। उसने अरबिल को अपने कमरे में आने को कहा ताकि वो अपनी बड़ी बहन और अरबिल के छोटे भाई के बारे में अफवाहों को चर्चा कर सके। अच्छा, थोड़ा इंतज़ार करो, ठीक है? उसने जवाब दिया। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ईदान ने सहमति जताते हुए वेब पर सर्फिंग जारी रखी। जल्द ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ये खुला है, ईदान चिल्लाया। अरबिल ने दरवाज़ा खोला और नए कपड़े पहने बिना भूतिया मुखौटे के उसके कमरे में दाखिल हुई। ईदान ने तुरंत गौर किया कि अरबिल ने महीनों में पहली बार मेकअप किया था और अब वो अपने नए कपड़ों और असली रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। ईदान उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर वहीं जम गया। एस्मा दरवाजे से बाहर देख रही थी, हाथ में स्मार्टफोन लिए जो कुछ भी हो रहा था उसे वीडियो पर रिकॉर्ड कर रही थी। बेशक अपने खूबसूरत सुनहरे बालों में ईदान का हैरान चेहरा भी फ्रेम में आ गया। हालांकि एस्मा ईदान की प्रतिक्रिया से खुश थी, लेकिन उसे उसके नए रूप को पसंद नहीं आया। तभी ईदान को होश आया और उसने एस्मा को देखकर तुरंत उसे चेतावनी दी। इसे ऑनलाइन पोस्ट करने की हिम्मत मत करना। मुझे पता है, मेरी बहन ने मुझे पहले ही चेतावनी दे दी है। अरबिल ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वो बिना मास्क के अपनी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट न करे, क्योंकि इससे उसकी पहचान हो सकती है। अरबिल ने यह भी कहने का मौका नहीं गंवाया कि यदि वो इसे पोस्ट नहीं भी करती तो भी संभावना है कि लोग उनके फ़ोन को हैक कर सकते हैं और उनका सारा डेटा सहित उनकी सभी तस्वीरें चुरा सकते हैं। बेशक इससे एस्मा आश्चर्यचकित हो गई और एक आज्ञाकारी बहन की तरह उसने जो कुछ भी लिया था उसे मिटाना चाहा, लेकिन अरबिल ने उसे रोक दिया। अरबिल ने बिना मास्क के अपनी और ईदान की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट न करने को कहा। उसने बाकी सबको किस्मत पर छोड़ दिया। वो दोनों हमेशा के लिए छिपने वाले नहीं थे। देर सबेर वो अपने मुखौटे उतार ही देंगे।
ईदान को ये समझने में थोड़ा वक्त लगा कि अरबेल इतना दुखी क्यों लग रहा है, लेकिन एस्मा के कहने पर उसे वजह समझ आ गई। जानते हुए कि कमरे में कोई नहीं है, उसने अपना मुखौटा उतार दिया और अपना असली रूप दिखा दिया। जब अरबेल ने ईदान को बिना नकाब के देखा तो उसका मूड काफी सुधर गया। हालांकि इसके बावजूद वो उसके नए प्यारे रूप की आदी नहीं हो पाई। उसे स्वीकार करने के बजाय वो उससे कुछ नापसंदगी महसूस करने लगी। तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसने अंततः अपना संयम वापस पाते हुए पूछा। बदले में ईदान ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। अच्छा, यहाँ। उसने चिल्लाते हुए अपना नया स्मार्टफोन उठाया जिस पर वांछित लेख खुला हुआ था और उसे अरबेल को सौंप दिया। अरबेल ने उत्सुकता से ईदान के हाथ से स्मार्टफोन लिया और शीर्षक पढ़ने के बाद उसे लगभग गिरा दिया, लेकिन अंतिम समय में उसने उसे अपने हाथ में थाम लिया। उसकी आंखों में आश्चर्य और कुछ सदमा झलक रहा था। क्या ये सच है? उसने ईदान से पूछा। मुझे पक्का नहीं पता, ईदान ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। लेकिन इस विषय पर वेब पर बहुत सारी अफवाहें हैं और उनकी तारीखें अलग अलग हैं। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुई। बेशक ईदान की तरह वो भी थोड़ी घबरा गई। इसके अलावा मुझे पता चला कि उन दोनों ने अलग अलग अपने संगठनों की स्थापना की थी। ईदान ने अपनी बड़ी बहन और अरबेल के छोटे भाई के बारे में इन सभी लेखों को पढ़ते हुए जो कुछ सीखा था उसके बारे में बताया। सचमुच? हालांकि अरबेल इसके लिए तैयार थी, फिर भी यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके भाई ने अपना स्वयं का संगठन स्थापित कर लिया है। हाँ, आपके भाई ने डिफेंडर्स गिल्ड की स्थापना की, लेकिन मेरी बहन ने क्वींस गिल्ड की स्थापना की, ईदान ने उत्तर दिया। ये सुनकर अरबेल केवल अपनी खूबसूरत आंखें झपक सकती, एक भी शब्द बोले बिना। हाँ, मेरी बहन ने तुम्हारे भाई के विपरीत सिर्फ महिलाओं के लिए गिल्ड बनाया है, ईदान ने आश्चर्य से कहा। वो खुद अपनी बहन के इस क्रांतिकारी दृष्टिकोण से हैरान था। आखिर उसकी बहन को पुरुषों से नफरत नहीं थी, उसने ऐसा अनोखा गिल्ड बनाने का फैसला क्यों किया? रानिया? अरबेल ने ईदान की ओर देखते हुए पूछा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। ईदान की सहमति को देखते हुए अरबेल ने जागृत संघ के प्रवेश द्वार पर विभिन्न गिल्ड के प्रतिनिधियों से प्राप्त सभी बिजनेस कार्ड निकाले। मुझे लगता है कि वो इनमें से एक थी, अरबेल ने कार्डों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए कहा। क्या सचमुच? ईदान को बहुत आश्चर्य हुआ। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आज ये नाम देखा था जब मैं बिजनेस कार्ड इकट्ठे कर रही थी। लो, मुझे मिल गया। उसने क्वींस गिल्ड के एक बिजनेस कार्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह, मेरे पास भी एक है, एस्मा ने क्वींस गिल्ड का बिजनेस कार्ड निकालते हुए कहा। मैं क्या करूं? क्या मैं फोन करूं? अरबेल ने कार्ड हाथ में पकड़ते हुए पूछा। ईदान ने सोचा। उस समय यह पहला और एकमात्र सुराग था जो उन्हें अपनी बड़ी बहन तक पहुंचा सकता था। वो समझ गया था कि यदि वो अपनी खोज जारी रखते तो शायद उन्हें आइरीन और अरसलान से संपर्क करने के और भी तरीके मिल जाते, लेकिन ये मौका मिलने के बाद ईदान ने कम से कम और जानकारी ढूंढने की कोशिश तो की ही थी। अच्छा, चलो फोन करके पता करते हैं कि क्या आइरीन सचमुच गिल्ड की लीडर है, ईदान ने अरबेल से कहा। आह भरते हुए एस्मा ने अपना स्मार्टफोन निकाला और बिजनेस कार्ड पर लिखा नंबर डायल किया। हाँ, कुछ घंटियां बजने के बाद किसी ने कॉल का उत्तर दिया। इज़ाबेला वाइट है। मुझे आज क्वींस गिल्ड के एक प्रतिनिधि से एक बिजनेस कार्ड मिला था, अरबेल ने उत्तेजित होकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। ये तुम हो? क्या तुमने गिल्ड में शामिल होने का फैसला कर लिया है? दूसरी बाती ने खुशी से पूछा, अरबेल को उन दो लड़कियों में से एक के रूप में पहचानते हुए। हम अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं, अरबेल ने जल्दी से जवाब दिया। हम कुछ जानकारी स्पष्ट करना चाहते थे। हाँ, मैं सुन रही हूँ। मुझे इसे शेयर करने में खुशी होगी। हालांकि दूसरा पक्ष थोड़ा निराश था कि इन लड़कियों ने अभी तक उनके गिल्ड में शामिल होने का फैसला नहीं किया है। हम जानना चाहते थे कि क्या आइरीन फेन वास्तव में क्वींस गिल्ड की लेता है? अरबेल ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिससे वो चिंतित हो गई। हाँ, हमारी गिल्ड की लीडर आइरीन फेन ही है, दूसरे पक्ष ने पुष्टि की। क्या ये सच है? अरबेल ने अपनी खुशी को रोक ना पाने की वजह से बेबाक अंदाज में पूछा। ईदान की बड़ी बहन के बारे में जानकर वो बहुत खुश थी। हाँ, ये सच है, लड़की के उत्साह बड़ा प्रश्न सुनकर दूसरे पक्ष ने पुष्टि की। क्या हम उनसे बात कर सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं? अरबेल ने पूछा, जैसे उसने देखा कि ईदान उसे आगे बोलने के लिए संकेत कर रहा है। महासन्नाटा था, लेकिन कुछ सेकंड के बाद दूसरे पक्ष ने अंततः उत्तर दिया। मुझे खेद है, लेकिन नेताजी व्यक्तिगत कारणों से फिलहाल किसी से बात करने या मिलने में असमर्थ है। इस बार चुप रहने की बारी अरबेल की थी, क्योंकि वो सही शब्द नहीं खोज पा रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। ईदान के पक्ष में होने के कारण अरबेल और एस्मा को जो उत्तर मिला उससे वे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, ईदान की बहन आइरीन किसी से बात या मुलाकात क्यों नहीं कर सकती? इस स्थिति का कारण क्या है? क्वींस गिल्ड के प्रतिनिधि हैरान थे। ये नई लोग गिल्ड लीडर से बात करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अंततः दूसरा पक्ष इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और चुप्पी तोड़ी। क्या आप यहाँ हैं? हाँ, यहीं, अरबेल ने तुरंत जवाब दिया। क्या कोई और चीज़ है जिसमें आपकी रुचि है? शायद गिल्ड में शामिल होने के कुछ फ़ायदे भी हैं? गिल्ड प्रतिनिधि ने पूछा।
नहीं धन्यवाद, अरेबिल ने तुरंत मना कर दिया। दूसरे पक्ष को इस निर्णायक इनकार से आश्चर्य हुआ। आपके समय के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि हम आपके गिल्ड के सदस्य नहीं बन पाएंगे क्योंकि इसके नेता को संभावित उम्मीदवारों से मिलने का समय नहीं मिलता और वह उनसे व्यक्तिगत संवाद भी नहीं करना चाहती। मुझे डर है कि अगर हम शामिल होने का फैसला भी कर लें तो वे हम पर अपना शाही ध्यान नहीं देंगी क्योंकि उनकी तुलना में हम साधारण लोग हैं। अचानक अरेबल ने पूरी तरह से ईमानदार तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया, जिससे वार्ताकार को संकेत मिला और उकसाया गया कि क्वींस के गिल्ड के नेता के पास वास्तव में एक शाही अहंकार है और वह केवल नश्वर लोगों पर ध्यान नहीं दे सकती है। ये सब कहने के बाद अरेबल ने स्क्रीन पर कॉल समाप्ति बटन दबा दिया। ईदान अरेबल की प्रतिक्रिया और कार्यवाही से स्तब्ध रह गया और अविश्वास से उसकी ओर देखने लगा। गिल्ड प्रतिनिधि इतना कठोर जवाब सुनकर पहले तो उलझन में पड़ गई, पर फिर इसके छुपे अर्थ को समझते हुए वह क्रोधित हो गई। हालांकि ये याद आने पर कि उसने ही बिना सही कारण बताए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, वह थोड़ी शांत हुई। फिर प्रतिनिधि ने देखा कि दूसरे पक्ष ने बातचीत समाप्त कर दी है। आह भरते हुए वह झुंझलाहट में अपनी कनपटियां रगड़ने लगी और फिर एक निश्चित कदम उठाने का फैसला किया। उस समय अरेबल टमाटर की तरह शर्मा गई। उसे अपनी बातों पर पछतावा हो रहा था, खासकर ईदान के सामने। ये कहते हुए उसे आयरीन की ठंडी, अलग थलग और थोड़ी तिरस्कार भरी नजर याद आ गई। उसकी कल्पना में वह उसकी तुलना रानी से नहीं कर सकती थी और यही विचार उसे प्रेरित कर रहा था कि वह ऐसी बातें कहे। तो अब क्या? एस्मा ने दंपति की ओर देखते हुए पूछा, पर न तो ईदान और न ही अरेबिल ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया। एस्मा झुंझलाहट से मुंह बनाने लगी। तभी उसकी नज़र कोको पर पड़ी, जो ईदान के बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई उनकी ओर देख रही थी। एस्मा की आंखें चमक उठी और वह तेजी से लोमड़ी के बच्चे के पास पहुंची। कोको, कोको, उसने पुकारा और छोटी लोमड़ी ने अपनी नज़र एस्मा की ओर घुमाई। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा कैसे होता है कि आपकी तस्वीरें इतनी अच्छी आती हैं लेकिन मेरी इतनी अच्छी नहीं आती? एस्मा ने अपने स्मार्टफोन पर आई तस्वीरें दिखाते हुए पूछा। कोको ने एस्मा के हाथों में स्मार्टफोन और तस्वीरें देखकर दिलचस्पी दिखाई। उसने अपने पंजे फैलाए और स्मार्टफोन उठा लिया और उत्सुकता से उसे देखने लगी। एस्मा लोमड़ी के बच्चे से सीखने की कोशिश में उससे नजरें नहीं हटाता रही थी। ओह डैन, मुझे इसके लिए खेद है। अरेबिल ने अपनी बड़ी बहन आयरीन के बारे में कुछ बुरा कहने के लिए माफ़ी मांगने का फैसला किया। क्या तुम सचमुच मेरी बहन को पसंद नहीं करते? ईदान ने स्पष्ट रूप से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरेबिल ने पहले इनकार किया पर सच बताने का फैसला किया। बस मुझे उससे थोड़ा डर लगता है, मुझे उससे मिलने में डर लगता है। ईदान बस मुस्कुराए। उसे याद आया कि अरेबिल ने अपनी बड़ी बहन के डर का जिक्र पहले ही कर दिया था जब वे डॉपलगैंगर्स के जंगल में थे और आयरीन से जल्द ही मिलने की संभावना उसे डरा रही थी। मैं तुम्हारी बहन का सामना करने के बजाय किसी गोल्डन या प्लैटिनम रैंक वाले जानवर से लड़ना पसंद करूंगी। अरेबिल ने ईदान को ये समझाते हुए बुड़बुड़ाया कि वह कायर नहीं है। ईदान उसकी हरकतों पर बस मुस्कुरा दिया। जब एस्मा और कोको स्मार्टफोन देख रहे थे और ईदान और अरेबिल आगे की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, तभी अरेबिल का स्मार्टफोन बज गया। हैरानी से वह उसे गिराते गिराते बज गई। नंबर देखने पर उसे पता चला कि ये वही नंबर है जिसे उसने क्वींस गिल्ड के बिजनेस कार्ड का उपयोग करके डायल किया था। ये वे लोग हैं, क्वींस गिल्ड। अरेबिल ने उत्साहित होकर ईदान की ओर मुड़कर कहा। फोन उठाओ और पता करो कि वे क्या चाहते हैं, ईदान ने कहा और अरेबिल ने उसकी बात सुनकर कॉल स्वीकार बटन दबा दिया। हाँ, उसने फोन पर कहा। मिस इजाबेला वाइट? एकदम परिचित आवाज आई, जो उसी प्रतिनिधि की थी जिससे उन्होंने पहले बात की थी। हाँ, ये मैं ही हूँ, अरेबिल ने थोड़ा घबराते हुए कहा। एक क्षण का विराम हुआ और अरेबिल का उत्साह और भी बढ़ गया। कल दोपहर को 7 फ्लावर्स डिस्ट्रिक्ट हाउस नंबर 37 में आ जाना। देर मत करना, नेता ने तुमसे मिलने की सहमति दे दी है, क्वींस गिल्ड के प्रतिनिधि ने आखिरकार कहा। अरेबिल ने ईदान की ओर देखा और उसने जवाब में बस सिर हिलाया। अच्छा, हम आएंगे, अरेबिल ने उत्तर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल तुम दोनों ही आना और कोई नहीं। इन शब्दों के साथ वार्ताकार ने अरेबिल को जवाब देने का मौका दिए बिना बातचीत समाप्त कर दी। ईदान ने विचार करते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। वह अभी जो सुना उसके बारे में सोच में खो गया। अरेबिल ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, उसके निर्णय की प्रतीक्षा में। बेले, पहले शांत हो जाओ, ठीक है? ईदान ने अरेबिल से आग्रह किया, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि वहां सिर्फ मैं और एस्मा थे। अब हाना कि उसका धारण वगैरह चीजों में किसी एक चीज का संकेत दे सकती थी। हे कोको, क्या तुम कटोरे कमाना नहीं चाहती? ईदान ने लोमड़ी के बच्चे को बुलाया, जो एस्मा के साथ उत्साह से स्मार्टफोन का अध्ययन कर रही थी। कटोरे शब्द सुनते ही कोको के कान अचानक खड़े हो गए और वह सिर उठाकर ईदान की ओर दौड़ी। फिर उसने प्रश्नात्मक दृष्टि से अपना सिर घुमाया। हाँ हाँ, तुमने सुना नहीं, क्या तुम कटोरे कमाना चाहती हो? ईदान ने अपना सवाल दोहराया और कोको, जो एस्मा का स्मार्टफोन अपने पंजों में लिए हुए थी, तेजी से उसकी ओर दौड़ी और अपने पिछले पैरों पर शान से चलने लगी। अच्छी लड़की, ईदान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जबकि ईदान को पता था कि उसकी बहन कहाँ है, तो उसने उसे मिलने की अपनी योजना बनाई। 7 फ्लावर्स इलाके के मकान नंबर 37 में देर शाम लंबे सुनहरे बालों वाली एक युवती
काम के लिए बने एक छोटे से कमरे में बैठी थी। डेस्क लैंप की रोशनी में वो पिछले दिन की रिपोर्ट ध्यान से देख रही थी। आयरीन अपने गिल्ड की नेता महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त रहती थी। थका देने वाले दिन के बाद हर शाम उसे रिपोर्ट्स की जांच और विश्लेषण करना पड़ता था। गिल्ड की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती थी और भी बहुत कुछ। धीरे से आग भरते हुए उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसने अपनी रिपोर्ट पूरी की तो उसकी नज़र अपनी मेज़ पर रखी तस्वीर पर पड़ी। ये एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर थी जिसमें आपदा से पहले उसके परिवार के सभी 4 सदस्य दिखाई दे रहे थे। फोटो में उसकी युवा माँ जो ऊर्जा से भरपूर है, उसके पिता जो आपदा के दिन जीवित नहीं बचे थे और उसका छोटा भाई ईदान जिसके बारे में 1 वर्ष और 9 महीने पहले दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट होने के बाद से कोई जानकारी नहीं है, तथा अरसलान की बड़ी बहन आरेबेल भी दिखाई दे रही हैं। आयरीन और अरसलान के अलावा किसी को भी ये पता नहीं था कि ईदान और आरेबेल लगभग पहले जागृत व्यक्ति थे जो जागृति सीरम की पहली लहर की शुरू होने के काफ़ी समय बाद सीरम के बिना स्वाभाविक रूप से जागृत हुए थे। आयरीन और अरसलान ने इस बात का जिक्र बड़ी सावधानी से छुपाया कि जागृत होने के बाद वे किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए थे। हालांकि वे उस वीडियो और जानकारी को मिटा नहीं पाए कि कैसे आयरीन ने आरेबेल को प्रपोज किया था और आरेबेल ने सहमति और एक चुंबन के साथ जवाब दिया था। इस घटना ने मॉर्गन और ह्यूग परिवारों में कलह की लहर पैदा कर दी। आरेबेल का मंगेतर इस अपमान से आग बबूला हो गया। गुस्से में आकर उसने शादी का अनुबंध फाड़ दिया और उसे अस्वीकार कर दिया। बेशक मॉर्गन परिवार ने इसे नज़रअंदाज नहीं किया और पहले तो मामला सुलझाना चाहा, लेकिन फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ पहले ही बर्बाद हो चुका है तो उन्होंने अपने भावी विवाह अनुबंध को भी तोड़ दिया। आरेबेल और ईदान को वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया था, लेकिन अब तक किसी को भी उनकी वर्तमान लोकेशन का पता नहीं था। किसी को भी शक नहीं था कि वे जागृत हो गए हैं और एक साथ किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। कई लोगों का मानना था कि ये जोड़ा एक साथ भाग गया था और अभी दूसरे नामों से छिपा हुआ है, यहाँ तक कि उसने अपना रूप भी बदल लिया है। इंटरनेट पर कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया क्योंकि उन्हें यह हरकत रोमांटिक लगी, जबकि कुछ लोगों ने उनकी निंदा की। कुछ लोगों ने उनकी खूब तारीफ की, जिनमें असफल मंगेतर क्रिस्टोफर ह्यूग भी शामिल थे, जो गुस्से से आग बबूला हो गए और मॉर्गन परिवार पर लगभग युद्ध का ऐलान कर दिया। ह्यूग के परिवार के बड़े सदस्य ही उसे शांत करवा पाए। हालांकि आरेबेल की हरकत के कारण दोनों परिवारों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण और यहाँ तक कि दुश्मनी भरे हो गए। आयरीन जानती थी कि क्रिस्टोफर अभी भी उसके भाई और आरेबेल को ढूंढ रहा है। उसने उन्हें ढूंढने में बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है। आयरीन और अरसलान ने उनकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी। उन्हें डर था कि जब उसका भाई और अरसलान की बहन किसी दूसरी दुनिया से लौट आएंगे तो वो उनकी गतिविधियों का पता लगा लेगा। आज तक आयरीन और अरसलान को यकीन था कि क्रिस्टोफर अभी भी उन्हें नहीं ढूंढ पाया है, जिसका मतलब ये है कि ये जोड़ा अभी दूसरी दुनिया से वापस नहीं लौटा है। दोनों ने न सिर्फ अपनी दुनिया में बल्कि किसी और दुनिया में भी काफ़ी समय बिताया ताकि कम से कम उनके बारे में कुछ जानकारियां या अफवाहें तो मिल जाएं। लेकिन इस दौरान इस जोड़े के बारे में कोई अफवाह भी नहीं फैली। ये बात उसे और अरसलान को बहुत परेशान कर रही थी। दोनों को अब भी उम्मीद थी कि ये जोड़ा अभी जिंदा है और वापस लौट आएगा, लेकिन हर गुजरते दिन और महीने के साथ ये उम्मीद धीरे धीरे कम होती जा रही थी। बेशक इन लगभग 2 वर्षों में आयरीन और अरसलान की व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ बदला है और कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जिन्होंने उनके जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया है। आयरीन जब अपने विचारों में खोई हुई थी तभी अचानक उसकी मेज पर एक दरार दिखाई दी। उसमें से फर का एक छोटा सा गोला गिरा, जिससे करीने से तय की गई रिपोर्ट्स बिखर गईं। आयरीन तुरंत सतर्क हो गई और कार्रवाई के लिए तैयार हो गई, लेकिन जब उसने लोमड़ी के बच्चे का भ्रमित चेहरा देखा तो वो स्तब्ध रह गई। कोको जो आयरीन की मेज पर आई थी, उसने बिखरे हुए कागजों को देखा और फिर अपनी नजर उस युवती पर डाली जो उसे गौर से देख रही थी। कोको ने जल्दी से अपना बैग उतारा, जिसे देखकर आयरीन हैरान रह गई। उसने बैग से एक नीले रंग का स्मार्टफोन निकाला। हाँ, ये एस्मा का स्मार्टफोन था जिसे वो अपने साथ ले गई, जबकि एस्मा अपना स्मार्टफोन वापस करने के लिए चिल्ला रही थी। अपने स्मार्टफोन पर उस तस्वीर को खोलकर जिसकी ओर उसके गुरु इशारा कर रहे थे, उसने उसे आयरीन के सामने रखा और उस तस्वीर की तुलना असली आयरीन से करने लगा, मानो वो दोनों में अंतर ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। एक अनुभवी फोटोग्राफर होने के नाते कोको को जल्द ही यकीन हो गया कि ये वही है जिसकी उसे तलाश थी। बिना समय गवाए उसने तुरंत अपना स्मार्टफोन का कैमरा चालू कर दिया और फ्लैश के साथ आयरीन की तस्वीर खींच ली, जिससे उसकी आंखें थोड़ी सी अंधी हो गईं। जब कोको ने तस्वीर देखी तो उसकी भौहें तन गईं। वो अभी तक इस स्मार्टफोन की कैमरा सेटिंग समझ नहीं पाया था, जिसकी वजह से तस्वीरें वैसी नहीं आई थी जैसी वो चाहता था। दूसरी सेटिंग्स चुनकर उसने एक और तस्वीर ली।
फ्लैश दर फ्लैश कोको लगातार आयरीन की तस्वीरें ले रहा था, जिससे वो थोड़ी सी परेशान हो गई। इस व्यवहार को बर्दाश्त न कर सकने के कारण आयरीन ने अपनी आत्मिक शक्ति और क्षमताओं का उपयोग करके लोमड़ी के बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वो लोमड़ी के बच्चे की मौजूदगी का पता नहीं लगा सकती थी। इस स्थिति ने आयरीन को बहुत उलझन में डाल दिया। वो लोमड़ी के बच्चे को अपने सामने साफ साफ देख सकती थी, लेकिन ना तो उसकी आत्मिक शक्ति और ना ही उसकी क्षमताएं उसकी उपस्थिति का एहसास करा पा रही थीं। शांत हो जाओ मेजबान, ये लोमड़ी का बच्चा एक विशेष जीव है। जब तक वो खुद को पकड़े नहीं रहने देगी, कोई भी ताकत उसे पकड़ नहीं सकती, उसकी व्यवस्था ने अचानक हस्तक्षेप किया। क्या? उसने अपनी जिज्ञासा को रोक न पाते हुए पूछा। मेजबान, जैसा कि इस सिस्टम ने कहा, ये लोमड़ी का बच्चा एक अनोखा जीव है। अगर वो नहीं चाहती कि आप उसे देखें, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। और ये तथ्य कि वो आपके सामने आ गई है, इसका मतलब है कि उसके पास आपके पास आने का कोई कारण है। आयरीन इस अनोखे जीव के अनोखेपन से और ज्यादा हैरान थी, और जब लोमड़ी का बच्चा अपने स्मार्टफोन की कैमरा सेटिंग समझने की कोशिश कर रहा था, तब उसने ध्यान से उसकी जांच की। चिंता मत करो मेजबान, अपनी विशिष्टता के कारण ऐसे जीवों में युद्ध शक्ति नहीं होती, लेकिन उनकी जासूसी क्षमता निर्विवाद है। वे सर्वश्रेष्ठ जासूस हैं, लेकिन उनका चरित्र बहुत जटिल, मनमौजी और चंचल होता है। उनसे बातचीत करना बेहद मुश्किल है, इसलिए जिन लोगों ने उन्हें पाने में कामयाबी हासिल की, उनमें से बहुत कम ही थे जो उनका अपने फायदे के लिए उपयोग कर सके। लेकिन इस लोमड़ी के बच्चे को देखकर व्यवस्था को यकीन है कि इसके मालिक ने इसे नियंत्रित करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लिया है। बेशक आयरीन के सिस्टम को ये नहीं पता था कि कोको कैंडी कमाने के लिए ईदान के अनुरोध पर यहाँ आया था। कैमरा की सेटिंग समझने में नाकाम रहने और आयरीन की लगभग 1 दर्जन तस्वीरें लेने के बाद कोको ने अंत में हार मान ली और अपना स्मार्टफोन रख दिया। तभी उसे याद आया कि वो क्यों आई थी। कोको ने अपने बैग से एक फोटो निकाली और अपने छोटे पंजों से उसे आयरीन की ओर बढ़ाया। आयरीन, जो इतने समय से लोमड़ी के बच्चे को देख रही थी, उसे कुछ पकड़े हुए देखकर हैरान रह गई। कुछ भी असामान्य न देखते हुए उसने तस्वीर खींच ली और उसे देखते ही ठिठक गई। तस्वीर में ईदान और एरेबेल साथ बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। ये उन 2 तस्वीरों में से एक थी जिसमें एस्मा एरेबेल के साथ मिठाइयां बांटती थी। आयरीन के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपने छोटे भाई और अरसलान की बड़ी बहन एरेबेल को पहचान लिया। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि दोनों ने किसी दूसरी दुनिया के कपड़े पहने हुए थे। इससे उससे साफ पता चल गया कि तस्वीर दूसरी दुनिया में ली गई है। आयरीन के मन में इस तस्वीर को लेकर कई सवाल थे। वो लोमड़ी के बच्चे से पूछने ही वाली थी कि अचानक उसे ध्यान आया कि वो गायब हो गई है। हताश होकर आयरीन लोमड़ी के बच्चे को ढूंढने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपनी निराशा जाहिर करते हुए अपनी हथेली मेज पर पटक दी। थोड़ा शांत होकर उसने फिर से फोटो को देखा। तस्वीर दरअसल उसके छोटे भाई की थी, जो 1 साल 9 महीने पहले गायब हो गया था। ये पहली और अब तक की एकमात्र खबर थी कि वे सफलतापूर्वक उस पार पहुंच गए थे। हालांकि आयरीन समझ नहीं पा रही थी कि इतने लंबे समय से उनके बारे में कोई खबर क्यों नहीं मिली, और वे इतने लंबे समय तक वापस क्यों नहीं आए। क्या ये वास्तव में उनके सिस्टम की विशिष्टता के कारण है? आयरीन ने अपने सिस्टम के शब्दों को याद करते हुए खुद से पूछा, जिसने पहले उसके छोटे भाई के सिस्टम की विशिष्टता की ओर इशारा किया था। तभी गलती से फोटो पलटने पर उसकी नज़र उस संदेश पर पड़ गई। आयरीन फेन, ब्लू अज्योर रेस्टोरेंट कल दोपहर को है, अकेले आइएगा, वरना आपको ज़रूरी जानकारी नहीं मिलेगी। संदेश पढ़ने के बाद आयरीन की भौहें तन गई। इस संदेश को भेजने वाले को ये पक्का पता था कि फोटो में उसका छोटा भाई है। उसके और अरसलान के अलावा किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए था कि उसका भाई और अरसलान की बहन जाग गए हैं। नहीं, वहां 2 और थे, ईदान स्वयं और एरेबेल। आयरीन को थोड़ी आशा महसूस हुई। तभी उसे याद आया कि कल दोपहर में उसे 2 जागृत लोगों से मिलना था जो उसके गिल्ड में शामिल होना चाहते थे। लेकिन आयरीन को इस चुनाव की कोई परवाह नहीं थी। उसका चुनाव स्पष्ट था। उसका भाई उन 2 अज्ञात जागृत लोगों से अधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए उसने तुरंत अपना स्मार्टफोन निकाला और नए गिल्ड सदस्यों की भर्ती के प्रभारी को फोन किया। गिल्ड लीडर, फोन उठाने वाली महिला ने कहा। वो गिल्ड लीडर का फोन सुनकर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी। वायलेटा, कल की मीटिंग रद्द कर दो। कृपया करके दूसरे पक्ष से पूछ लो कि क्या वे बाद में शाम को किसी और समय पर सहमत होंगे। अगर हाँ, तो हमें बता देना, हम तुम्हें कल सही समय बता देंगे। आयरीन ने मीटिंग का समय बदलने की कोशिश करते हुए पूछा। ठीक है नेताजी, मैं सब कुछ करूंगी, वायलेटा ने उत्तर दिया। आपके काम के लिए धन्यवाद वायलेटा।
आइरीन ने उसके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। ये कुछ भी नहीं है। आपकी शाम मंगलमय हो लीडर। वायलेटा ने आइरीन को शुभ संध्या की शुभकामनाएं देते हुए कहा। तुम्हें भी यही वायलेटा, आइरीन ने बातचीत समाप्त करते हुए कहा। उसने फोटो को दोबारा देखा और पाया कि फोटो में मौजूद दोनों लोगों के बीच, यहां तक कि फोटो के माध्यम से भी, एक विशेष रिश्ता था। आइरीन केवल अनुमान लगा सकती थी कि उसका छोटा भाई और अरसलान की बड़ी बहन कितने करीब थे, और ये विचार उसे शर्मिंदा किए बिना नहीं रह सका। दूसरी ओर उस शाम वे ईदान के होटल के कमरे में बैठे नतीजों का इंतजार कर रहे थे। कोको को कैंडी इनाम में मिशन पर गए लगभग आधा घंटा हो गया था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी। एस्मा को कोको पर अब भी इस बात का गुस्सा था कि उसने उसका स्मार्टफोन वापस नहीं किया और उसे अपने साथ नहीं ले गई। ईदान ने अपना स्मार्टफोन देने की कोशिश की, लेकिन एस्मा ने मना कर दिया, कहते हुए कि उसने ये फ़ोन खास तौर पर अपने बालों के रंग से मेल खाते हुए चुना था। ईदान ने हार मान ली और अब वो मूडी वाल्किरी को शांत करने का प्रयास नहीं किया। एरबेल भी बहुत उत्साहित थी और ईदान की योजना के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक एरबेल का फोन बज उठा। सबने तुरंत नंबर पहचान लिया और एक दूसरे को देखा। ईदान ने सिर हिलाया और एरबेल ने फोन उठाया। हाँ, उसने कहा। इसाबेला वाइट? पहले जैसी ही आवाज ने पूछा। हाँ, ये मैं ही हूं, एरबेल ने पुष्टि की। मिस वाइट, दुर्भाग्य से इन शब्दों के साथ आइरीन के अनुरोध पर क्वींस गिल्ड के प्रतिनिधि ने घोषणा की कि दोपहर की बैठक अब नहीं होगी। उन्होंने शाम में किसी और समय पर चर्चा करने का और कल की बैठक के लिए एक निश्चित तिथि और समय निर्धारित करने का सुझाव दिया। एरेबेल जाहिर तौर पर इसके लिए पहले से ही तैयार थी और प्रस्तावित समय पर खुशी से सहमत हो गई। ऐसा जवाब सुनकर वायोलेटा ने राहत की सांस ली। उसने मुझे एक बार फिर याद दिलाया कि वे कल उसे फ़ोन करके सही समय बता देंगे। फिर उसे शुभ संध्या की शुभकामनाएं देते हुए उसने बातचीत समाप्त की। क्या कोको ने अच्छा किया? जब एरेबेल ने बातचीत समाप्त की तो एस्मा ने पूछा। मुझे ऐसा लगता है, एरेबेल ने उत्तर दिया। और उसी क्षण दरार पड़ गई और कोको उसमें से गिर पड़ी। उसके पंजे में एस्मा का स्मार्टफोन था। मेरा स्मार्टफोन! एस्मा लगभग चीख पड़ी जब उसने अपना स्मार्टफोन कोको के हाथों में देखा। कोको ने पहले एस्मा को देखा, फिर स्मार्टफोन को। वो इतनी दिलचस्प चीज को छोड़ना नहीं चाहती थी और उसने उसे अपने पंजों में कसकर पकड़ लिया। कोको के व्यवहार को देखकर ईदान ने बस अपना सिर हिलाया। एस्मा का स्मार्टफोन वापस दे दो कोको। ईदान ने उससे कहा कि वो स्मार्टफोन उसके मालिक को दे दे। कोको ने ईदान को थोड़ी नाराजगी से देखा और उसकी नजरों ने उसके माथे पर झुंझुलाहट से नसें उभर आईं। उसे वो धूर्त लोमड़ी की वो करुणामयी निगाहें अच्छी तरह याद थीं। एस्मा को उसका हक वापस दे दो और तुम मेरा ले लो, ईदान ने अपना स्मार्टफोन आगे बढ़ाते हुए कहा। कोको का व्यवहार तुरंत बदल गया। उसने देखा कि उसके पंजों में क्या है और ईदान उसके सामने क्या पकड़े हुए है। थोड़ी सराहना करने के बाद कोको ने एस्मा को अपना एक्वा रंग वाला स्मार्टफोन दिया और फिर तुरंत ईदान का स्मार्टफोन ले लिया और तुरंत उसमें हाथ डालना शुरू कर दिया। एस्मा के स्मार्टफोन के विपरीत, जिसे उसने केवल रंग के कारण चुना था, ईदान ने एक सलाहकार की सिफारिश पर जो कुछ भी था वो खरीद लिया और सलाहकार ने जाहिर तौर पर सबसे महंगा और नया स्मार्टफोन बेचने की कोशिश की। समूह के पास डिलीवरी के लिए पैसे थे, इसलिए ईदान को लागत की ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन अब उसका स्मार्टफोन कोको का स्मार्टफोन बन गया। खुशकिस्मती से उसके पास ज्यादा कुछ करने का समय नहीं था और अपने लिए एक नया खरीदना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अगर कोको मिठाइयों के लिए उनकी मदद करता रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं। यही बात ईदान ने भी सोची थी जब उसने अपना स्मार्टफोन उसे दिया था। जल्दी ही ईदान ने देखा कि कोको अपने पंजे उसकी ओर बढ़ा रही है और कार्य पूरा करने के लिए इनाम की मांग कर रही है। ईदान ने तुरंत 2 कैंडी दी, जिससे कोको खुशी से फूली नहीं समाई। उसे ना सिर्फ 2 कैंडी मिली बल्कि एक नया खिलौना भी मिला। कोको, एरेबेल और मेरी तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन पोस्ट मत करना, ठीक है? तुम बाकी सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकती हो। ईदान ने कोको को फिर से चेतावनी दी और एक अच्छी लड़की की तरह उसने कई बार सिर हिलाया। वो इन नियमों को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए वो इन्हें तोड़ने वाली नहीं थी। उसने तुरंत तय किया कि वो अपने मालिकों की तस्वीरें अपने स्मार्टफोन से नहीं लेगी। उसके पास उनके लिए अपना पसंदीदा मैजिकल कैमरा था और सिर्फ उसी से वो उनकी तस्वीरें खींच सकती थी और किसी चीज से नहीं। बाकी दिन शांतिपूर्वक बीत गया।
जल्द ही एराबेल और एस्मा अपने कमरे में लौट आए और कोको अभी भी अपने नए खिलौने में तल्लीन ईदान के बिस्तर पर लेटी हुई आराम से कैंडी का आनंद ले रही थी और अपने स्मार्टफोन में खोई हुई थी, दूसरों को अनदेखा कर रही थी। लंबे समय के बाद पहली बार ईदान ने स्नान करने और आधुनिक दुनिया के आराम का आनंद लेने का निर्णय लिया, जिसे वो लिम्बो में बहुत याद करता था। गर्म पानी से स्नान और ताजगी भरे शावर के बाद वो बिस्तर पर जाने वाला था, लेकिन कोको, जो अभी भी उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था, आराम करने के रास्ते में पहली बाधा बन गया। ठीक है कोको, लड़कियों के पास जाओ, ईदान ने लोमड़ी के बच्चे का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा। तभी उसने अपने स्मार्टफोन से नजरें उठाकर अविश्वास से उसे देखा। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। एक छोटे से घमंडी फर के गोले को भगाते हुए ईदान संतुष्टि के साथ एक नर्म बिस्तर पर बैठ गया। उसे इसकी कितनी याद आती थी। ये बिल्कुल अलग सा एहसास था, लिम्बो के बिस्तरों जैसा बिल्कुल नहीं। यद्यपि लिनन और अन्य वस्तुएं जादुई सामग्रियों से नहीं बनी थीं, फिर भी उनकी गुणवत्ता और उनके द्वारा उत्पन्न अनुभूतियां अद्भुत थीं। कुछ ही मिनटों में वो गहरी नींद में सो गया। सुबह सुबह ईदान को पेट में भारीपन का असामान्य एहसास हुआ। जब उसने आंखें खोलीं तो कोको को आराम से उसके पेट के बल सोता हुआ देखकर वो हैरान रह गया। ये उसके लिए एक बड़ा रहस्यवादन था। पहली बार कोको उसके इतने करीब आई थी, उसके ऊपर सोने की तो बात ही छोड़िए। कोको को देखते हुए ईदान को उसके नींद में निकलने वाली रहस्यमयी शक्ति का एहसास हुआ। उसे तुरंत अराबिल के वो शब्द याद आ गए जिनमें कोको के तनाव मुक्ति वाले खिलौनों में बदल जाने की अनोखी क्षमता के बारे में बताया गया था। इस शक्ति के प्रभाव में ईदान को एक असाधारण हल्कापन और शांति का अनुभव हुआ, यहाँ तक कि उसे अपने वंश का वो दबाव भी महसूस नहीं हुआ जिसकी उसे पिछले 1 महीने से आदत हो गई थी। लंबे समय के बाद पहली बार उसे किसी चीज का बोझ महसूस नहीं हुआ और उसका मन चिंताओं के बोझ से मुक्त होकर आराम और विश्राम कर पाया। कोको सचमुच अनोखी है, ईदान ने सोचा, ये महसूस करते हुए कि ये छोटी सी शरारती चीज कितनी अनोखी है। ईदान ने कोको द्वारा दी गई खुशी का आनंद लेने की अनुमति दी, बिना उसे परेशान किए या उसकी शांति को भंग किए। वो अच्छी तरह जानता था कि जैसे ही कोको जागेगी, वो तुरंत अपने छोटे लेकिन मांग वाले पंजे से कैंडी लेने के लिए उसकी ओर बढ़ेगी। उसके इस सरप्राइज के बाद ईदान कैंडी बांटने को तैयार हो गया। ये इसके लायक था। जल्द ही कोको जागने लगी, अपने छोटे छोटे पंजे फैलाते हुए। उसने आंखें खोलीं और ईदान को घूरने लगी। ईदान उसकी आंखों में अपना प्रतिबिंब देख सकता था, लेकिन उसे कोई डर या चिंता नहीं दिखी। लो, उसने उसे एक कैंडी देते हुए कहा। अब तक उसके पैकेट में 10 में से सिर्फ 1 कैंडी बची थी। ईदान समझ गया कि निकट भविष्य में उसे एक नया पैकेज खरीदना होगा और इसका मतलब होगा 100 सिस्टम पॉइंट्स गंवाना। उसने सोचा कि इन पॉइंट्स का निरंतर प्रवाह कैसे सुनिश्चित किया जाए, लेकिन अभी तक उसे कोई कारगर उपाय नहीं सूझ रहा था। कोको को थोड़ा सा एक तरफ धकेलते हुए, जो खुशी से कैंडी को कुतरने लगा था, ईदान उठा, जल्दी से कपड़े पहने और अपना मुखौटा पहन लिया और एक आकर्षक गोरा आदमी में बदल गया। बेल, उसने मानसिक संचार के माध्यम से अराबिल से बात करते हुए फुसफुसाया। हाँ, उसने नींद भरी आवाज में जवाब दिया। ओह, अगर मैंने आपको जगा दिया तो मुझे खेद है। नहीं, कुछ नहीं, अभी क्या समय हुआ है? ईदान इस सवाल का जवाब नहीं दे सका क्योंकि कोको के पास उसका स्मार्टफोन था। ओह, अभी तो सुबह के 9 भी नहीं बजे हैं, अराबिल ने अपने स्मार्टफोन पर नजर डालते हुए कहा। अपने घर लौटने के बाद पहली रात उन दोनों के लिए थोड़ी अनोखी थी। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। इस दौरान वो लिम्बो में जीवन के साथ तालमेल बिठाने में कामयाब हो चुके थे और दंपत्ति को आधुनिक दुनिया में फिर से ढलना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि सब कुछ उनकी उम्मीद से कहीं बेहतर हुआ। हाँ, वे दोनों वाकई अपने घर की दुनिया के आराम को याद करते थे। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद एराबिल ने उठने, नहा धोकर साफ सफाई करने का फैसला किया। उसे एस्मा को जगाने में काफी वक्त लगा, जो गहरी नींद में सो रही थी और उठना ही नहीं चाहती थी। अस्त व्यस्त होकर उसने एराबिल की ओर नाराजगी से देखा। जाओ, अपने आप को साफ कर लो, एराबिल ने उसे बाथरूम की ओर धकेलते हुए कहा। अंदर पहुंचकर एस्मा को समझ नहीं आया कि इन सब चीजों का क्या करे। उत्सुकतावश उसने उन्हें छुआ, सूंघा और यहाँ तक कि चखा भी। हालांकि एस्मा, जो जादू से खुद को साफ करने की आदत थी, ने जल्दी से अपनी क्षमताओं का उपयोग किया और बाथरूम से बाहर निकल गई जैसे कुछ हुआ ही न हो।
इस दुनिया में सलीके से कपड़े पहनकर उन्होंने ईदान को बताया और तीनों दालान में मिले। उन्होंने सारा सामान तिजोरी में रख दिया, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। ईदान ने शांति से कोको को अपनी बाहों में जकड़ रखा था, जबकि कोको उसके स्मार्टफोन में इंटरनेट खोज रही थी। अराबिल और एस्मा ये देखकर सुखद आश्चर्यचकित थीं कि लोमड़ी के बच्चे और ईदान के रिश्ते में थोड़ा सुधार आया था। कोको, जिसे दूसरों को दिखाई देने की आदत नहीं थी, आसानी से ईदान के कंधे पर चढ़ गई और वहां आराम से वेब पर खोजबीन करती रही। इन तीनों के अलावा कोई भी उसे नहीं देख पा रहा था। लोमड़ी के बच्चे का वजन हल्का था और ईदान, जो पहले ही सिल्वर रैंक के टॉप पर पहुंच चुका था, इससे परेशान नहीं था, इसीलिए उसने खुशी से उसे अपने कंधे पर लेटने दिया। अराबिल ने पालतू जानवर और मालिक के बीच के रिश्ते को मुस्कुराते हुए देखा। नीचे आकर उन्होंने होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाया। उसके बाद वे सब धीरे धीरे ईदान की बड़ी बहन से मिलने के लिए तय जगह पर पहुंचे। रास्ते में उन्होंने ईदान के लिए एक नया स्मार्टफोन खरीदा, जिस पर एक नंबर था। जैसे ही वे बैठक स्थल के पास पहुंचे, अराबिल ने एस्मा को अपने स्टार पर वापस बुलाया और फिर उसने और ईदान के अपनी उपस्थिति को फिर से बदलने के लिए पहली बार भूत मास्क का उपयोग किया। एसोसिएशन में पंजीकृत अपनी फर्जी पहचान को जाहिर होने से बचाने के लिए उन्होंने अपना रूप बदलने का निर्णय लिया। अराबिल लंबे बालों और हरी आंखों वाली गोरी लड़की में बदल गई। उसकी सुंदरता अभी भी असली से कमतर थी, लेकिन काले बालों वाली लड़की के रूप में उसके सामान्य भेष से कहीं बेहतर थी। ईदान ने एक युवक व्यक्ति का रूप धारण कर लिया, जिसके छोटे काले बाल, नीली आंखें और चेहरा उसके वास्तविक चेहरे से बहुत अलग था। बुरा नहीं, ईदान ने अराबिल के नए रूप की प्रशंसा की। अराबिल ने भौहें चढ़ाई पर कुछ नहीं कहा। किसी वजह से वो अब भी ईदान के असली रूप के अलावा उसके किसी और रूप को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। क्या? ईदान ने अराबिल के उदास चेहरे को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। ठीक है, चलो, ईदान ने पुकारा और वे जल्दी से ब्लू अजूर रेस्टोरेंट की ओर चल पड़े। तय समय से लगभग 20 मिनट पहले ही थे। आयरीन के निजी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण उसे खाली समय मिलना मुश्किल था। हालांकि कल वो किसी तरह आज दोपहर के लिए समय निकाल पाई और उसने 2 नए जागृत लोगों से मिलने का समय तय किया, जो किसी कारणवश उससे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते थे। लेकिन कल रात उसकी योजनाएं बदल गईं, जब एक अजीब लोमड़ी का बच्चा उस मुलाकात के बारे में एक संदेश के साथ एक तस्वीर लेकर आया। सब कुछ ठीक होता अगर एक बात न होती। वो मुलाकात उसके लापता छोटे भाई और बड़ी बहन अरसलान के बारे में थी। तय समय से लगभग 15 मिनट पहले ही थे और उसके घर से ब्लू एशोर रेस्टोरेंट ज्यादा दूर नहीं था। बिना किसी परिवहन के भी अगर वो पैदल जाए तो 10 मिनट में वहां पहुंच सकती थी। घर से निकलने के बाद आयरीन अपने गार्ड और अनुरक्षक के बिना अकेले ही रेस्टोरेंट की ओर चली गई। चलते चलते उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जी नेताजी। पहली घंटी बजते ही कॉल का उत्तर मिल गया। नाइला, क्या तुम्हें पता चला कि मैंने क्या पूछा था? आयरीन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। हाँ नेताजी, मैंने कुछ सीखा है, नाइला ने उत्साहित होकर कहा। जैसा कि आपने अनुरोध किया था, हमारे लोग आपके द्वारा बताए गए कैफे के सामने वाले चौक में स्थिति पर लगातार नजर रख रहे थे लीडर। हालांकि हाल ही में उनमें से कई लोग भाग गए हैं और इस मुद्दे पर कम ध्यान दे रहे हैं। ये जानकारी देते हुए नाइला की आवाज धीमी हो गई। ये सुनकर आयरीन की भौहें तन गईं। चलो, उसने कहा। कल स्थिति की निगरानी के लिए जिम्मेदार समूह ने अपने काम पर उचित ध्यान नहीं दिया और समय बाहर बिताया। हालांकि बाद में उन्होंने कैफे में लोगों की भीड़ देखी और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि एक दिन पहले प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार के सामने एक दरार दिखाई दी थी, जिसमें से एक जोड़ा बाहर आया था। ये शब्द सुनकर आयरीन, जो तेजी से रेस्तोरेंट की ओर जा रही थी, अचानक रुक गई। तुमने क्या कहा? दोहराओ, उसने पूछा। नेताजी, कल उस कैफे के सामने एक दरार दिखाई दी, जिसमें से एक जोड़ा निकला था, नाइला ने आयरीन के शब्दों को दोहराते हुए कहा। आयरीन का दिल तेजी से धड़कने लगा और ये आशा कि ये 2 लोग वही हैं जिनका वे इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, नए जोश के साथ भड़क उठी। और क्या? आयरीन ने अधीरता और उत्तेजना से पूछा। सभी प्रत्यक्षदर्शियों ने साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने 2 युवक वयस्कों, एक लड़के और एक लड़की को देखा, जिन्होंने किसी दूसरी दुनिया के विशिष्ट कपड़े पहने हुए थे। इससे ये तुरंत पता लगाना संभव हो गया कि वे जागृत व्यक्ति हैं जो किसी दूसरी दुनिया से लौटे हैं। नाइला ने उत्साह से कहा। एक लड़का और एक लड़की? क्या आप पता लगा पाए कि वे कैसे दिखते थे?
आइरीन ने पूछताछ जारी रखते हुए पूछा। युवक लगभग 20 साल का था, उसके बाल काली थे। लड़की भी लगभग लड़के की ही उम्र की थी और उसके भी बाल काले थे, बस छोटे थे। दुर्भाग्य से और कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि युगल अपनी उपस्थिति के तुरंत बाद गायब हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के पास तस्वीरें लेने का भी समय नहीं था, नायला ने अफसोस से बताया। वो समझ सकती थी कि आइरीन काफी दिलचस्पी दिखा रही थी। ऐसा लगता है कि इस जगह पर नजर रखने का ये पूरा गुप्त अभियान इन्हीं दो रहस्यमयी लोगों की वजह से चलाया गया था। काले बालों वाली लड़की। आइरीन थोड़ा हैरान थी। उसकी यादों में अरबेल लंबे लाल बालों और नीली आंखों वाली एक लड़की थी। इसके अलावा ईदान और अरबेल एक साथ टेलीपोर्ट हुए थे और उसके सिस्टम के अनुसार भव्यता, भविष्यता दोनों ने ही युग्मित सिस्टम को जगाया था। इसका मतलब है कि उन्हें फिर से एक साथ आना होगा। क्या काले बालों वाली लड़की अरबेल है? आइरीन ने आश्चर्य व्यक्त किया, ये याद करते हुए कि अरबेल कितनी सुंदर थी और ये महसूस करते हुए कि जैसे जैसे वो रैंक में ऊपर उठती जाएगी उसकी सुंदरता में और भी निखार आएगा। आइरीन इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसके छोटे भाई ईदान और अरबेल ने संभवतः अरबेल की उपस्थिति को छिपाने का तरीका ढूंढ लिया था ताकि उसकी सुंदरता पर ध्यान न जाए। अब आइरीन को लगभग पूरा यकीन हो गया था कि कल जो जोड़ा देखा गया था वे उसके छोटे भाई ईदान और अरबेल ही थे। ठीक है, धन्यवाद नायला। आइरीन ने नायला को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। आपका स्वागत है नेताजी, नायला ने उत्तर दिया। बातचीत समाप्त करने और थोड़ा और सोचने के बाद आइरीन रेस्तोरां की ओर चल पड़ी, इस उम्मीद में कि शायद जिसने उसे वो फोटो भेजी थी वो उसका छोटा भाई ईदान ही था। उसने ये भी तय किया कि कल इतने महत्वपूर्ण पल से चूकने वालों के इनाम में कटौती करना जरूरी है। अपनी गति तेज करते हुए आइरीन दोपहर से 5 मिनट पहले ही रेस्तोरां के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। आइरीन बहुत चिंतित थी और गलती करने से डर रही थी। गहरी सांस लेते हुए उसने रेस्तोरां का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उस समय हॉल में पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे क्योंकि दोपहर का भोजन लगभग हो चुका था। प्रवेश द्वार से ज्यादा दूर न जाकर आइरीन ने युवाओं की तलाश में आने वाले लोगों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जब वो वहां खड़ी थी तभी वेट्रेस उसके पास आई। आइरीन फेन, उसने अचानक पूछा। अपना नाम सुनकर आइरीन ने वेट्रेस की तरफ देखा। उसकी नज़र लड़की के पूरे शरीर पर पड़ी लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वेट्रेस एक साधारण इंसान निकली। हाँ, आइरीन ने उत्तर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो सिर्फ एक वेट्रेस थी। प्लीज मेरे पीछे आइए, वेट्रेस ने आइरीन के अजीब व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए कहा। काम के दौरान उसकी मुलाकात कई अनोखे ग्राहकों से हुई और आइरीन उसके लिए बस एक और ऐसी मेहमान बन गई। वेट्रेस आइरीन को एक प्राइवेट कमरे में ले गई जहां पहले से ही एक जोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। कमरे में छोटे काले बाल और नीली आंखों वाला एक युवक था जो साधारण आरामदायक कपड़े पहने हुए था और सुनहरे बाल और हरी आंखों वाली एक सुंदर पोशाक पहने हुए थी। हालांकि आइरीन को सबसे ज्यादा हैरानी उस अजीबोगरीब लोमड़ी के बच्चे की मौजूदगी से हुई जिसे लड़की ने अपनी बाहों में थाम रखा था और समय समय पर उसे धीरे से सहला रही थी। लोमड़ी का बच्चा स्मार्टफोन को घूर रहा था, न कि उस समुद्री लहर वाले स्मार्टफोन को जिसे कल उसने अपने पंजों में पकड़ा था। आइरीन को बाहर लाने वाली वेट्रेस चुपचाप चली गई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया जिससे वे तीनों नहीं 4 अशेष रह गए। आइरीन ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये लोग कौन थे। उसने तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति और कार्यक्षमता का प्रयोग करके उन्हें पहचान लिया, लेकिन अचानक उसे दंपत्ति की ओर से तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस बीच ईदान उस समय बहुत तनाव में था और खुद को संभाल नहीं पा रहा था। जैसे ही आइरीन अंदर आई उसके वंश में हड़कंप मच गया, लेकिन वो खुद को काबू में रखने में कामयाब रहा और अपनी भड़ास नहीं निकाल पा रहा। सिस्टम, आप कर सकते हैं। इससे पहले कि आइरीन कोई प्रश्न पूछ पाती उसके सिस्टम ने पहले ही उत्तर दे दिया था। होस्ट, वे दोनों जागृत हैं। इस सिस्टम ने उन अनोखी तरंगों का पता नहीं लगाया जो आपके भाई के सिस्टम ने उसके जागने के समय पकड़ी थीं। इस सिस्टम को यकीन नहीं है कि ये युवक आपका भाई है या नहीं। तुम कौन हो? आइरीन ने पूछा, क्योंकि उसका सिस्टम भी ये नहीं बता पा रहा था कि वे दोनों कौन हैं। अपनी बड़ी बहन का सवाल सुनकर ईदान खुद को और रोक नहीं पाया। वो अपनी सीट से उठा और उसके पास आ गया। बहुत समय हो गया बहन, ईदान ने भूत का मुखौटा हटाते हुए और आइरीन को अपना असली रूप दिखाते हुए कहा। आइरीन ने अपने भाई की जानी पहचानी आवाज सुनी जिसे उसने बहुत दिनों से नहीं सुना था और अविश्वास से स्तब्ध रह गई। और जब उसके सामने खड़े युवक ने अपने चेहरे से कुछ हटाया जिससे उसके छोटे भाई का दर्दनाक तस्वीर सामने आया तो उसकी सांसें थम गईं। बहुत समय हो गया बहन,
ईदान ने भूत का मुखौटा हटाते हुए और आयरीन को अपना असली रूप दिखाते हुए कहा। आयरीन ने अपने भाई की जानी पहचानी आवाज़ सुनी जिसे उसने बहुत दिनों से नहीं सुना था और अविश्वास से स्तब्ध रह गई। और जब उसके सामने खड़े युवक ने अपने चेहरे से कुछ हटाया जिससे उसके छोटे भाई का दर्दनाक रूप से जाना पहचाना चेहरा सामने आया तो उसकी सांसें थम गई। ईदान खुद भी कुछ उलझन में था और सिर्फ परिवार में अचानक आई उथल पुथल की वजह से नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे अलविदा कहने से पहले उन्हें एक दूसरे को देखे हुए सिर्फ 2.5 महीने ही हुए थे। उस क्षण ईदान को एहसास हुआ कि उसे सचमुच अपनी बड़ी बहन और माँ की याद आ रही है। गुआ जब वह अपनी भावनाओं को समेटने की कोशिश कर रहा था तभी आयरीन जो अब तक स्तब्ध खड़ी थी अचानक उसे कसकर गले लगा लिया। ईदान अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और उसे भी गले लगा लिया। आयरीन ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपने छोटे भाई को कसकर गले लगा लिया मानो उसे डर हो कि वो गायब हो जाएगा और ये सब उसकी कल्पना मात्र साबित होगा। उस पल आयरीन उसकी धड़कन साफ महसूस कर सकती थी। अपनी प्रणाली की बदौलत आयरीन को विभिन्न भ्रमों और चालाकियों से मजबूत प्रतिरोधकता क्षमता प्राप्त थी, इसलिए उसे यकीन था कि उसके सामने असली ईदान खड़ा है, कोई धोखेबाज नहीं, वरना उसकी प्रणालियों से जरूर आगाह कर देती। जब आयरीन ने अपने भाई को गले लगाया तो वो सारी भावनाएं जो उसने इतने लंबे समय से दबा रखी थीं फूट पड़ी। अचानक वह रोने लगी, लेकिन दुख से नहीं बल्कि इस खुशी से कि उसका छोटा भाई इतने लंबे समय के बाद आखिरकार लौट आया था। ईदान ने अपनी बहन को गले लगाया, उसकी सिसकियां सुनी और महसूस किया कि वह रो रही है। अपनी बहन के बारे में उसे जितना भी याद था उसने उसे बहुत कम ही रोते देखा था। इस एहसास ने उसे एहसास दिलाया कि वह उसकी कितनी कद्र करती है। यद्यपि जागृत होने से पहले अपनी बहन के प्रति उसके स्वयं के कार्य हल्के ढंग से कहें तो सर्वोत्तम नहीं थे। एरेबेल ने अपने भाई बहन के पुनर्मिलन को मुस्कुराते हुए देखा और इस मार्मिक पुनर्मिलन को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह खुद भी अपने छोटे भाई अरसलान से मिलने के लिए बेताब थी, लेकिन कोको को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो पूरी तरह से नई खिलौने में डूबी हुई थी। गले मिलने के दौरान ईदान ने भी महसूस किया कि उसका विद्रोही वंश धीरे धीरे शांत हो गया है और ईदान की भावनाओं पर उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। ईदान को एहसास हुआ कि उसने अपनी बहन आयरीन से मिलकर अपने वंश की आवश्यकताओं को आंशिक रूप से संतुष्ट कर लिया था और वह इस बात से संतुष्ट था कि उसकी बहन उसकी दुनिया में ठीक है, स्वर्गारोहण परीक्षण की दुनिया के विपरीत। शांत होकर आयरीन ने ईदान को छोड़ दिया और अपना चेहरा छिपाते हुए आंसू पोंछने लगी। जब उसे यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक है तभी उसने अपने भाई की तरफ देखा। ईदान ने बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया। तभी आयरीन का ध्यान लड़की एरेबेल पर गया। आयरीन को पहले ही पता चल गया था कि ये एरेबेल थी जो ईदान की तरह अपना रूप छिपा रही थी। बहुत समय हो गया आयरीन, यह कहने के बाद एरेबेल ने अपना मुखौटा उतार दिया और आयरीन के सामने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। जैसा कि आयरीन ने भविष्यवाणी की थी, जागृत होने के बाद एरेबेल और भी अधिक सुंदर हो गई थी। हाँ, बहुत समय हो गया एरेबेल, आयरीन ने उसका अभिवादन किया। फिर जब कुछ याद आया तो वह बहुत शर्मिंदा हो गई और अपना चेहरा ईदान के पीछे छिपा लिया। सौभाग्य से आयरीन को उसकी शर्मिंदगी का एहसास नहीं हुआ। चलो बैठो बहन, हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, ईदान ने अपनी सीट पर वापस आते हुए सुझाव दिया। आयरीन थोड़ा शांत होकर जोड़े के सामने बैठ गई। उसकी नज़र ईदान से एरेबेल की तरफ, एरेबेल से कोको की तरफ और फिर वापस ईदान की तरफ घूम रही थी। एस्मा को बुलाओ बेले, उसे हमारे साथ आने दो, ईदान ने सुझाव दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी बहन अकेली आए और कोई उन्हें देख न रहा हो। आयरीन ने तुरंत गौर किया कि ईदान एरेबेल को कैसे संबोधित करता है और उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि उनका रिश्ता कितना आगे बढ़ गया है। ठीक है डैन, इन शब्दों के साथ एरेबेल ने एस्मा को बुलाया और कमरे में एक और व्यक्ति था। फू हाँ, अचानक बुलावे पर एस्मा ने लगभग गिरते हुए कहा। उसने इधर उधर देखा और दोनों को उनके असली रूप में देखकर हैरान रह गई। तभी उसकी नज़र एक तीसरे व्यक्ति पर पड़ी और उसने पहचान लिया कि ये ईदान की बड़ी बहन है। जब वह दूसरों के साथ लेख पढ़ रही थी तो उसने अपने स्मार्टफोन पर उसकी तस्वीर देखी थी। क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन है ईदान? उसने निश्चित करने के लिए पूछा। हाँ, ये मेरी बड़ी बहन आयरीन है, ईदान ने पुष्टि की। वैसे तुम्हारे बालों का रंग अलग अलग क्यों है? तुम्हारे बाल काले और तुम्हारी बहन के हल्के क्यों हैं? क्या तुम्हारे पिता अलग अलग हैं? एस्मा ये सवाल कल पूछना चाहती थी, लेकिन हर बार जब वह अपने विचारों को समेटती तो कोई ना कोई बात उसका ध्यान भटका देती। मूर्खता मत करो, हमारी एक माँ और एक पिता हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे अपने बालों का रंग अपनी माँ से विरासत में मिला है और मेरी बहन को यह मेरे पिता से विरासत में मिला है, ईदान ने एस्मा के सवाल का जवाब दिया। बस यही है,
उसने सोचा और अपनी नज़र वापस आयरीन की ओर घुमा ली। आपसे मिलकर खुशी है, मेरा नाम एस्मा है, एस्मा ब्लूबेरी वाटर वैल्करी, उसने गर्व से कहा। एस्मा, एस्मा ब्लूबेरी। आयरीन को तुरंत नाम याद आ गया। आखिरकार लगता है उस समय उसे जिन 2 औरतों से मिलना था उनमें से एक का नाम यही था, लेकिन तभी उसे एस्मा की बात समझ में आई। वाह, वैल्करी! आयरीन एस्मा की ओर देखते हुए लगभग चीख पड़ी। हाँ, वैल्करी, अधिक सटीक रूप से कहें तो एक जल वैल्करी, एस्मा ने उत्तर दिया और नवागंतुक के सामने अपनी दौड़ में अपनी शक्ति और गर्व का प्रदर्शन करने के लिए अपने समुद्री हरे पानी के पंखों को बुलाया। इस मनोहर दृश्य को देखकर आयरीन आश्चर्य और प्रशंसा से अवाक रह गई। कमरा इतना बड़ा नहीं था, इसलिए एस्मा ने अपने 2 जोड़ी पंखों का एक छोटा संस्करण बुलाया। नवागंतुक के सामने काफी दिखावा करने के बाद संतुष्ट भाव से सिर हिलाते हुए एस्मा ने अपने पंख छिपाए। वह नवागंतुक की प्रतिक्रिया से बहुत खुश थी। दूसरों को भी ऐसी ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इस अजीब जोड़े की तरह नहीं जब वह पहली बार मिले थे। फिर एस्मा एक खाली सीट पर शान से बैठ गई। ओह, वह नहीं है। आयरीन जो देख रही थी वह सचमुच हैरान थी। दूसरी दुनिया में बिताई सालों में उसने वैल्करियों के बारे में कई अफवाहें और किंवदंतियां सुनी थी, लेकिन अभी तक वह सामना नहीं हुई थी और न ही उसके अस्तित्व पर यकीन हुआ था। हालांकि अब उसके सामने एक जीवित वैल्करी थी और यह अविश्वसनीय था। उसे और भी अधिक आश्चर्य इस बात का हुआ कि दंपत्ति की बातों से उसे समझ में आ गया था कि एरेबेल ने एस्मा को बुलाया था। दूसरी दुनिया से? एरेबेल ने आयरीन से पूछा और उसने जवाब में सिर हिला दिया। हाँ, वह जुनूनिया से है, एरेबेल ने पुष्टि की, जिससे आयरीन एक बार फिर चौंक गई। क्या आपने वैल्करी को वश में कर लिया है? आयरीन ने अचानक पूछा। उसने मुझे वश में नहीं किया, एस्मा ने आपत्ति की, फिर वह सुधर गई। हमने छोटी बहन के साथ एक अनुबंध साइन किया है, ये सही है ना? हाँ बहन, ये सही है। एरेबेल एस्मा से सहमत थी। वह एस्मा को एक पालतू नहीं बल्कि एक सगी बहन और एक करीबी दोस्त मानती थी। सगी बहन? आयरीन 2 लड़कियों के बीच इस तरह के व्यवहार को देखे बिना नहीं रह सकी। बल्ले का वंश वैल्करी वंश से है, तो एस्मा और दूसरी वैल्करिया उसे छोटी बहन कहती हैं, इस बार ईदान ने उत्तर दिया, जिससे आयरीन फिर चौंक गई। वे तीनों शांत हो गई, जिससे आयरीन को चौंकाने वाली खबरों से ऊबने का मौका मिला। वैसे आयरीन, एरेबेल ने आखिरकार कहा जब उसने देखा कि आयरीन थोड़ी ठीक हो गई है, तो उसने उससे एक सवाल पूछने का फैसला किया। मुझे जानना है कि क्या ये सच है? उसने थोड़ा रुककर पूछा। ईदान पहले ही समझ गया था कि एरेबेल क्या पूछना चाहता है और वह भी ध्यान से सुन रहा था। क्या? आयरीन ने पूछा। उसे पहले से ही अंदाजा था कि एरेबेल क्या पूछना चाहता है। अच्छा, ऐसी अफवाहें हैं कि तुम्हारा, आयरीन और मेरे छोटे भाई का अफेयर चल रहा है, एरेबेल ने कहा। ओ, मुझे पता था कि वो ऐसा पूछेगी। आयरीन मन ही मन चिल्लाई। एरेबेल की निगाहें देखकर और न सिर्फ अपनी बल्कि अपने छोटे भाई की भी, आयरीन हिचकिचाई और परेशान हो गई। हाँ, ये सच है। किसी तरह